एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो हम रिवीजन की क्लास स्टार्ट किए हैं उसका जो भाग 2 है उसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है रिवाइज किया था। प्रैक्टिस सेट वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे उनमें से हमने 1 और 2 जो आपका प्रैक्टिस सेट बन सकता था उनको हमने रिवाइज किया था। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 का यहाँ पे रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा करने वाला राज्य आपका कौन सा था? तो यह उड़ीसा था। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन और उसके आंसर की यहाँ पे हम बात करेंगे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो जो प्रैक्टिस सेट वाला मेरा सीरीज है जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे इन प्रश्नों के पूरे डिटेल में आंसर बताए गए हैं। यह हमारा रिवीजन का वीडियो है, तो रिवीजन के वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो यह आयोजन आपका किया गया था भुवनेश्वर में और इसको जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जो है इस पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 को जीत लिया था तथा इसका जो आयोजन था किया गया था भुवनेश्वर में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के रतौल आम को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। आपको बताना है कि यह आम किस जिले से संबंधित है। तो रतौल आम आपका किस जिले से संबंधित है? आपको मिलेगा बागपत का यह आम है तथा इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीव्रतम 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राशिद खान बन गए थे। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीव्रतम 100 विकेट लेने वाले आपके खिलाड़ी बन गए थे राशिद खान, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन कौन सा है? तो समुद्रयान जो था यह आपका भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही है। वह एक्टर जिसे कर्नाटक सरकार ने मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी, तो यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया पुनीत राजकुमार को। यह कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे जिनका निधन हो गया था तथा इन्हीं को जो है मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, पुनीत राजकुमार को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना है आपको जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो इस पत्रकार का नाम था वेब मिलर। इसी ने जो है धरसना सॉल्ट वर्क्स पर जो है सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो जो आपका कृत्रिम उपग्रह है यह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डापलर प्रभाव के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, डापलर प्रभाव से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत में जो है प्रथम नियमित जनगणना आपकी 1881 से प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, 1881 से जो है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एफ्ला नामक जो विष है यह किससे निकलता है? तो एफ्ला नामक विष आपका कवक से निकलता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल सही है, कवक से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दिया गया, और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो विश्व ओजोन दिवस है प्रतिवर्ष आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को जो है आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। 25 दिसंबर का दिन हम भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि यह बर्थडे होता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा इन 2 तिथियों को जो है कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से वनस्पति को बचाने वाला वर्डक कौन सा है? तो पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से वनस्पति को बचाने वाला वर्डक होता है आपका कैरोटीनाइड। क्या हो जाएगा? कैरोटीनाइड जो वर्डक होता है यह पराबैंगनी किरणों को जो है
पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से जो है वनस्पति को बचाने का कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कैरोटीनायड वर्डक जो आपका होता है यह पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से वनस्पतियों को बचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन गूगल के सीईओ हैं? तो सुंदर पिचाई जो हैं वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदर पिचाई। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्बाब्वे की राजधानी है? फटाक से इसका जवाब आपको देना है। तो जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है? हरारे आपकी हो जाएगी जिम्बाब्वे की राजधानी, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, हरारे। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भूटान की ऑफिशियल करेंसी का क्या नाम है? तो भूटान की ऑफिशियल करेंसी का नाम है नगुल्ट्रम, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो नगुल्ट्रम है यह भूटान की ऑफिशियल करेंसी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी ऑफ इंडिया हम कहते हैं किसको? तो जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर को। अगला प्रश्न है यहाँ पे, और इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो फटाक से इसकी पहचान करने की आप कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नहीं है यहाँ पे होगा, नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो आपका है, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है, इसकी स्थापना 1975 में नहीं की गई थी, बल्कि इसकी स्थापना जो है 1956 में की गई थी। तो आपका जो सी वाला था यह सुमेलित नहीं था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आपका जो राष्ट्रीय आवास बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में आपके राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना। और एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एक्जिम बैंक की जो स्थापना थी की गई थी 1982 में, और एक्जिम बैंक की स्थापना यहाँ पे 1972 नहीं होगा, 1982 होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे प्रश्न आपका सही दिया गया था। प्रश्न में पूछा गया था कि आपकी कौन सा सुमेलित है, पूछा गया था ना। तो इसमें से आपका सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन ए वाला ही आपका सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन जो ए वाला आपका है वह सुमेलित है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जो है 1988 में की गई थी, आपका पहला वाला सुमेलित है। वहीं एक्जिम बैंक की स्थापना जो है 1982 में की गई थी, ये आपका सुमेलित नहीं था। और LIC भी आपका सुमेलित नहीं था, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और आपका राष्ट्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना जो है आपकी 1975 में की गई थी। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए वाला ही सुमेलित था। राष्ट्रीय आवास बैंक जो है उसकी स्थापना 1988 में की गई थी, यह आपका सुमेलित था। बाकी आपके तीनों जो है सुमेलित नहीं थे, तो इनको आप देख लीजिएगा। डेट मैंने आपको बता दी है, वर्ष मैंने आपको बता दिया है, वर्ष आप देख लीजिएगा। एक्जिम बैंक आपका क्या हो जाएगा? तो एक्जिम बैंक 1982 आपका एक्जिम बैंक, 1956 आपका LIC, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके और हीरालाल जे कानिया, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया जो थे ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 49वीं समानांतर रेखा आप किन देशों से संबंधित है? तो आपकी हो जाएगी यह अमेरिका और कनाडा से संबंधित आपकी 49वीं समानांतर रेखा, यानी कि 49th जो पैरेलल लाइन है, 49वीं जो समानांतर रेखा है ये आपकी अमेरिका और कनाडा के मध्य मिलेगी। इसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है कुल वनावरण और वृक्षावरण का भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 2019 की अगर हम बात करें तो 24.56% था कुल वनावरण और वृक्षावरण, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल सही है। अब 2021 की आपकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, तो जो है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अब यह बढ़कर कितना हो गया? तो अब यह बढ़कर 24.62% हो गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अब यह बढ़कर 24.62% हो गया। तो अगर आपसे एग्जाम में 2021 पूछा जाएगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24.62%। वर्तमान में जो है देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है परसेंटेज में कितना हो जाएगा? तो 24.62% हो जाएगा। वहीं अगर हम टोटल एरिया की बात करें, परसेंटेज की बात ना करें, तो टोटल एरिया आपका हो जाएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। जो एरिया आपका है यह आच्छादित है वृक्षों और वनों से। हमारे देश में टोटल
8 लाख, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल हमारे देश में 8,09,537 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है यह वनों और वृक्षों से आच्छादित है। यह 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो यह परसेंटेज आपका हो जाएगा 24.62%। यह 2021 के डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लेटेस्ट का अपडेट आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुल वनावरण और वृक्षावरण की हम बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ यहाँ पे वनों की बात करें, वनों का हिस्सा पूछे तो वनों का सिर्फ हिस्सा इसमें आपका कितना हो जाएगा, कुल वनों का हिस्सा हो जाएगा 21.71% वनों का हिस्सा हो जाएगा। और इसमें से आपका वनों का हिस्सा 21.71% है। और आपका इसमें से आपका हो जाएगा बाकी का जो बचेगा वह वृक्षों से आच्छादित आपका एरिया हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अलग से वैसे मैंने आप वीडियो बनाया हुआ है लेटेस्ट की जो ISFR की जो रिपोर्ट आई थी, वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 वाली आई थी, उसका मैंने लेटेस्ट एकदम वीडियो बनाया हुआ, तो उसको आप देख लेंगे तो आपका पूरा यह कवर हो जाएगा। 2021 का रिपोर्ट जो है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021, वो आपकी पूरी कवर हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक नगरों वाले नगरों की जनसंख्या 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपकी 9 है वर्तमान में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या आपकी 9 है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख से लेके 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या टोटल अब 44 है। यह 2011 के सेंसस के अनुसार मैं बता रहा हूं, तो इसके बारे में आपको याद रखना। वही 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या वर्तमान में 9 है। यह 2011 के सेंसस का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के जनघनत्व का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो 2001 में जनघनत्व कितना था? 2001 में आपका जनघनत्व था 324 था, और आपका 2011 में जनघनत्व कितना हो गया? तो 382 हो गया है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना? तो इन दोनों में डिफरेंस आपका है कितना? 58 का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल सही है। यानी कि जनघनत्व का अंतर अब 58 हो गया है, 58 हो गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 2001 में जनघनत्व था 324 और 2011 में बढ़कर हो गया है 382। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए आपसे पूछा जा रहा है। तो 12वीं अनुसूची में आपको मिलेंगे, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित आपकी है? तो 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है, और नगर पालिका से संबंधित टोटल आपके कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में आपके टोटल 18 विषय हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची जो आपकी पंचायतों से संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची में आपके पंचायतों से रिलेटेड टोटल आपके 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय हैं और आपकी 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसको आपको सम्मिलित करना है, और एक तरफ आपको राज्य दिए गए हैं और आपको एक तरफ राज्यसभा की संख्या दी गई है। तो इसको आप सम्मिलित कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि किस राज्य में कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो विश्वास, उपासना, धर्म, इन स्वतंत्रताओं का जिक्र हमारे संविधान में है, लेकिन जो है धर्म पंथ निरपेक्ष स्वतंत्रता का जो जिक्र है हमारे संविधान में नहीं किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। कौन कौन सी हैं ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र है हमारी प्रस्तावना में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में भारत के किस त्यौहार या उत्सव को शामिल किया था? तो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। कोलकाता का जो दुर्गा पूजा था, इसको यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में जगह दी थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है।
हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है जनरल बीपी रावत की मृत्यु हो गई थी। तो ये किस पद पर तैनात थे? तो ये आपके तैनात थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म जो है, पद्म पुरस्कारों की जो है घोषणा की गई थी 2021 में। तो 2021 में इनको कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। 2022 का, सॉरी यहाँ पे 2022 का जो पद्म पुरस्कार वितरित किया गया था, इसमें जनरल बिपिन रावत को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। आप इसे याद कर लीजिएगा। 2022 का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो जनरल बिपिन रावत को दिया गया मरणोपरांत। किस क्षेत्र में दिया गया? तो सिविल सेवा के क्षेत्र में जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2022 में। एक थे आपके प्रभा अत्रे, दूसरे थे आपके राधेश्याम खेमका और तीसरे थे आपके कल्याण सिंह। तो टोटल 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण 2022 प्रदान किया गया था। एक आपके प्रभा अत्रे हो गए, दूसरे राधेश्याम खेमका हो गए, तीसरे आपके जनरल बिपिन रावत हो गए और चौथे आपके कल्याण सिंह हो गए। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र कौन से हैं? तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जो है दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे है बिल्कुल सही है। हाल ही में विश्व का सबसे नया गणराज्य कौन बना है? तो बारबाडोस जो है विश्व का सबसे नया गणराज्य बना था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना था? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर था इजराइल का तेल अवीव, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इजराइल का जो तेल अवीव है यह दुनिया का सबसे महंगा शहर था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसका कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तारी नहीं की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण की जो है कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तारी नहीं की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि 10वीं आपका दल बदल जो है किस दल बदल का जो कानून है किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बता दिया है, यह आपका 10वें शेड्यूल से, यानी कि 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची का जो संबंध है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से है, दल बदल कानून से है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको मिलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो यहाँ पे दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी आपकी लीला सेठ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लीला सेठ। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गुजरात में सरदार पटेल की यह प्रतिमा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार सरोवर बांध के निकट जो है नर्मदा जिला में बनाया गया है। आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसके अभिकल्पना की थी किसने? राम सुतार ने। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसकी कुल जो है यह कितने मीटर ऊंची है? तो यह आपकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है सरदार पटेल की। 31 अक्टूबर 2013 और इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2013 को जो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और यह बनकर एकदम लगभग हमें लग रहा है कि 2000 कब यह बनकर तैयार हुई? आप इसका जवाब दीजिएगा कि इसका तो निर्माण जो है 31 अक्टूबर 2013 को इसका निर्माण शुरू हुआ था और यह कब बनकर तैयार हुई, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो हमारा संविधान का जो भाग 9 है यह पंचायती राज से संबंधित, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है बिल्कुल सही है। जो भाग 9 है इसका संबंध किससे है? तो पार्ट 9 जो भाग 9 हमारा है यह भारतीय पंचायती राज से संबंधित है। इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं भाग 9A का संबंध नगर पालिकाओं से हो जाएगा और भाग 9B का संबंध आपका सहकारी समितियों से हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो फोटो सेल का जो प्रयोग होता है वह फायर अलार्म में होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फोटो सेल का। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रभाल भित्ति क्षेत्र में शामिल नहीं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रभाल भित्ति क्षेत्र हैं भारत के, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो आपका सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन वाला जो एरिया है यह प्रभाल भित्ति क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 4 स्थानों में कौन शामिल नहीं है? तो शीर्ष 4 स्थानों में आपका वेनेजुएला नहीं आता है, बाकी 3 आते हैं, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब आता है, लेकिन वेनेजुएला जो है शीर्ष 4 स्थानों में नहीं आता। तो ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है,
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदाध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री इसके पदाध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, आप देख रहे हैं। इसको फॉर्म किया गया था आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2005 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सफदरजंग नई दिल्ली में। और इसके एग्जीक्यूटिव होते हैं, कौन होते हैं? इसका पदाध्यक्ष आपके होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। और किस मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका यह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। परंतु इसके पदाध्यक्ष होते हैं आपके नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदाध्यक्ष। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को किस वर्ष में दिया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था यह देविका रानी को दिया गया था 1969 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था यह देविका रानी को 1969 में दिया गया था। पूना पैक्ट जो है किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो पूना पैक्ट आपका हुआ था 26 सितंबर 1932 को बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री का यह है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो हिंदी भाषा के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसको दिया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत को जो है सर्वप्रथम बार हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको आपको सुमेलित करना है, फटाक से इसको सुमेलित करिए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सिरका का संबंध आपका एसिटिक अम्ल से हो जाएगा, यानी कि एक आपका 1 हो जाएगा। इमली का संबंध किससे? तो इमली में आपका पाया जाता है टार्टरिक एसिड, यानी कि टार्टरिक अम्ल, यानी कि आपका बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। टमाटर में आपका क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि सी का आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक, यानी कि 4 वाला हो जाएगा। और आपका डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा, यानी कि संतरा में सिट्रिक एसिड हो जाएगा, यानी कि 1 3 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 3 4 2 आपका राइट आंसर है। सिरका का एसिटिक अम्ल हो जाएगा, इमली का आपका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल और संतरा का आपका हो जाएगा सिट्रिक एसिड। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक आपकी हैं अरुंधति राय, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ बिल्कुल सही है, अरुंधति राय। भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष रखी गई, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष रखी गई है। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 3 जो है इंपॉर्टेंट गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो इनमें से दूसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन था यह कब हुआ था? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ बिल्कुल सही है। आपका सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तथा यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है? तो 8वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1930 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण को, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, और लोक नायक हम कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। तो इस तरह से टोटल 2 प्रैक्टिस सेट यानी कि टोटल 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।